नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, सफलता.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। सफलता का सपना हर कोई देखता है, हर उस सपने को पूरा करने की कोशिश की जाती है जो हमें सफलता के पायदान पर एक एक करके पहुंचा सके। यानी उन सीढ़ियों की आज हम बात कर रहे हैं जिसके बलबूते या फिर जिसके मार्गदर्शन से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जो भी आपका सपना हो। हमारा ये जो खास प्रोग्राम है, हम रोज आपके लिए इसी समय लेकर आते हैं ताकि आप अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा की क्यों ना हो, क्योंकि हमारा अभी का फोकस है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान, एक बेहद ही टैलेंटेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। केशव हैं। केशव जो है वो 12वीं के टॉपर हैं यूपी बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है केशव आपका। थैंक यू मैम। अच्छा केशव, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, मेहनत किया और उसके बाद ये कामयाबी हासिल की है। पहले तो जरा बताइए कि सफलता के इस मंच पर जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ या हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए बड़ी गर्व का विषय है कि मैं आप लोगों से और जो जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट जो अपीयर होंगे एग्जाम में, उनको मुझे कुछ अपनी जो मैंने अनुभव किया जब मैंने परीक्षा दी उसको बताने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे उन लोग को, जो बच्चे बैठेंगे, उनको बहुत ही फायदा होगा। अच्छा केशव, बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है कि जब आप एक ऐसे पायदान को पार कर जाते हैं जिसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई को लेकर एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है। उसके बाद आप एक मेंटोर बन जाते हैं और जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उसको आप एक नए नए गुर सिखाते हैं। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे केशव, ताकि लोग जो हमारे साथ इस वक्त छात्र जुड़े हुए हैं उनको आपकी कुछ बातों से फायदा हो। सबसे पहले केशव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने पढ़ाई 10वीं के बाद, जब आपने 11वीं में एडमिशन लिया, उसके बाद फिर 12वीं का एग्जाम आपने पास किया और टॉपर बने, तो ये जानना चाहती हूँ मैं कि किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, क्या कुछ टाइम टेबल रहा आपका, किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया? केशव, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ केशव, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था पढ़ाई के एग्जामिनेशन के दौरान? सबसे पहली बात तो मैम, मैं जहाँ का निवासी हूँ, मूल रूप से हरदोई डिस्ट्रिक्ट में संडीला में रहता हूँ, तो मैंने यहीं से हाई स्कूल किया था। तो मेरा यूपी बोर्ड ही था। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे 90% मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाऊंगा, LPS में एडमिशन लेना था। तो वहां जाके मुझे इंग्लिश मीडियम में करना जरूरी था, क्योंकि मुझे आगे जाके जो ग्रेजुएशन होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर होता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे लिए पहले यही थी कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में मुझे पढ़ना था। जब मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ी पढ़ाई की, उसमें देखा कि हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, तो वहां मैंने देखा कुछ अंतर नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। मैं फर्स्ट ईयर में मेरा प्रथम स्थान आया, उसके बाद मैं इंटर में गया। उसमें धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट में मैंने जो डेली पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन किया, जो डेली पढ़ाया जाए उसका रिवीजन हो, और उसी पे जो स्कूल में पढ़ाया गया उसी पे मैथ में सवाल लगाए। तो ऐसे करते करते टाइम, जब पेपर नजदीक आने लगे तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा जो टाइम है वो सही चलता रहे, हर सब्जेक्ट के लिए मुझे टाइम मिलता है। तो मैं पहले क्या कर रहा था, मॉर्निंग में उठा तो मैं पहले सोचता कि आज मुझे करना क्या है। सुबह जब मैं उठा तो सोचते थे क्या करना है, कि किस समय कितना सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले तो मैंने ये सोचता था। उसके बाद जब जैसे जैसे दिन बीतता आता मैं उस पर काम करता जाता, और ऐसे ही जब रात में सोता तो मैं सोचता था मैंने आज क्या पढ़ा, मेरे कुछ छूटा तो नहीं है जो मैंने आज सुबह सोचा था। तो ऐसे करते करते टाइम मैनेजमेंट भी बनता चला गया। और स्पेशल तो कोई टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ना चाहे, आपका जब मन हो
तो उसी सब्जेक्ट को उसी टाइम पढ़िए। अब ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे 6 से 7 फिजिक्स पढ़नी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका अगला दिन मन ना करे, 6 से 7 फिजिक्स पढ़ने का मन ना हो रहा हो। इसलिए आप दूसरे सब्जेक्ट से ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। ये टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, चाहे जब देना है, चाहे मैं मॉर्निंग में दूं चाहे मैं इवनिंग को दूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात कही है जिससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी केशव। सवाल ये है कि आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए, वाकई बड़ा मुश्किल हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी तो अच्छे से कमांड हो पाता है हिंदी पे, लेकिन इंग्लिश पे कमांड नहीं मिल पाता उनको, और उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। फिर जब पेपर देने जाते हैं, जब एग्जाम्स देने जाते हैं, या फिर इसके आगे जो फर्दर एजुकेशन करने जाते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। आपने किस तरीके से कोप अप किया इन चीज़ों से? किस तरीके से आप पार पाए हिंदी से फिर इंग्लिश मीडियम में जाना, और उसके बाद फिर इंग्लिश को समझना कितना मुश्किल लगा आपके लिए, और कैसे कंट्रोल किया आपने? जी, मैंने तो जब मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में बड़ा ही रुचि था। जब मैं साइंस में पढ़ता था तो 6 से मेरी आदत थी कि मैं साइंस में जब हिंदी में लिखता था तो मैं उसको इंग्लिश वर्ड भी लिखता था साथ में। तो मेरे लिए धीरे धीरे आसान हो गया। 10 तक पहुंचा तो बहुत सारे वर्ड मुझे साइंस के रिलेटेड वो मुझे आने लगे। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे गया। जब फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो वहां मैंने एक जो गैप मिला मुझे हाई स्कूल के पेपर के बाद, तो मैंने अपनी एक डायरी में लिखे जो वर्ड होते थे साइंस के, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता था। जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से धीरे धीरे चलता रहा और वर्ड अपने आप आने लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक सवाल ये है कि आपकी हॉबीज भी कुछ रही होंगी, या फिर सिर्फ एक बुक वर्म जिसको कहते हैं, किताबी कीड़ा, वो आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं? दिन भर किताबों में उलझे रहने वाले, या फिर अपनी हॉबीज के साथ साथ किताबें पढ़ने वाले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी रमे रहने वाले, किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं आप, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे एक पढ़ाई के साथ साथ एक और हैबिट होती है, कुछ ना कुछ हैबिट होगी उसके साथ जरूर। जैसे किसी को डांसिंग, सिंगिंग, कोई स्पोर्ट्स का बड़ा उसमें दिलचस्पी रखता होगा। ऐसे ही मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बड़ा शौक है। तो मैं जब ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट नहीं देखता था, मैं उसको भी देखता था। जब मुझे टाइम होता था मैं उसको जरूर देखता था। माइंड फ्रेश हो जाता था, जिससे मेरा कोई प्रेशर ना हो मेरे ऊपर। तो ऐसी चीजें करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि अब छोड़ दें, मुझे किताब में पढ़े रहना है, वो नहीं जरूरी है। आपको जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उसमें भी इंटरेस्ट बनाए रखिए। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी इस लाइव के दौरान कि अगर आप कोई सवाल केशव से पूछना चाहते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं इस लाइव में। केशव आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। केशव, एक सवाल और है मेरा कि सबसे बड़ी बात होती है कोर्सेज पर कमांड करना। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पढ़ाई करता है, किसी को आर्ट्स में रुचि होती है, किसी को किसी और सब्जेक्ट में रुचि होती है। बात अगर होती है कोर्सेज पे कमांड करने की, तो जाहिर है कि सारे कोर्स पर एक जैसा कमांड नहीं हो सकता। अगर इंग्लिश पे 60% कमांड है आपका, तो मैथ्स पे हो सकता है 100% कमांड हो, या फिर फिजिक्स पे आपका 20% कमांड हो। आपके सब्जेक्ट्स पर कितना और किस तरीके का कमांड रहा? कोर्सेज को आपने किस तरीके से मैनेज किया? आपके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था आपके कोर्स का वो कौन सा था आपके सब्जेक्ट का, और सबसे वीक पार्ट आपका कौन सा रहा आपके सब्जेक्ट का, और उसको आपने कैसे ठीक किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि होती है। ऐसे ही मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था जिसमें मुझे बहुत ही कंफर्ट लगता था, कि ऐसा लगता था कि मुझे इसी में पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, मैं इसी में करते रहूं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप, जैसे मुझे मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता था, मैं उसमें ही स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा रहा हूँ, तो उस सब्जेक्ट पे मेरा ये रहता था कि मैं इसको कम टाइम में करूंगा। जैसे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इसमें मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा स्टार्टिंग में हिकअप रहता था बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो जब मैंने टाइम टेबल डिवाइड किया, मैंने सोचा कि मुझे अगर 1 घंटा मैथ को देना है तो मुझे 1.5 घंटा केमिस्ट्री को देना है। मैं उसमें ज्यादा टाइम दूंगा,
क्योंकि वो मेरा वीक पार्ट है। और ऐसा है नहीं कि पेपर में सब बराबर ही आना है। तो मैथ में मैंने 1 घंटा दिया, तो केमिस्ट्री में जैसे 1.5 घंटा देना, मतलब उसमें जो मेन टॉपिक थे पहले उनको मैंने अलग लिख लेता था, और जो टॉपिक जो हमको ज्ञात होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं है, हमको पढ़ना भी है उनको, तो अलग रहते थे वो। मतलब हमेशा मेरे टॉप में रहते थे कि जब भी मैं बुक खोलूंगा पहले उन टॉपिक को रिवाइज करूंगा, उसके बाद दूसरे टॉपिक को मुझे पढ़ना है। ऐसे ही कहते कहते अब फिजिक्स सब्जेक्ट है जो मैथ्स से ही रिलेशन है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे जब मैथ फिजिक्स मैंने बढ़िया किया, तो केमिस्ट्री भी धीरे धीरे मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसको मेरा टाइम बहुत ज्यादा ही देता था, तो उसको मुझे आने लगी। तो उसको जब आने लगता है तो डेली जब रूटीन बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, चूंकि आप बार बार एक शब्द का यूज कर रहे हैं केशव, और वो है रिवीजन। रिवीजन करने का अपना अलग अलग तरीका है। जब हम भी पढ़ाई करते थे, जब हम भी आपके जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हमारे रिवीजन का तरीका भी बड़ा अलग हुआ करता था। आपके रिवीजन का तरीका क्या था, और आप किस तरीके से सजेस्ट करना चाहेंगे अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं, जो 10th में हो या जो 12th में हो, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक रिवीजन का क्राइटेरिया क्या आप शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? जी बिल्कुल जी। जैसे अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग क्राइटेरिया था मेरा। जैसे मैथ में मैं क्या करता था, मैथ में क्वेश्चंस और फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, इनमें मेरा ये रहता था कि जो मुझसे क्वेश्चन नहीं लगा है उस पर मैं टिक कर लेता था। स्टार्टिंग जो पहली बार में नहीं लगा उस पर टिक कर लेता था। ऐसे ही जितनी भी एक्सरसाइज होती जाती थी, जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाती थी, नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हुई, तो जब मैं उसके रिवीजन करता तो मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को लगाता। अब उनमें से जो मेरे हो जाते थे, दोबारा उनको देखना नहीं पड़ता था, तो उनको मैं कट कर देता था, और जो नहीं लगते थे उनको मैं इंपॉर्टेंट डाल देता था कि ये मुझे पेपर टाइम में इन्हीं क्वेश्चन को देखने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने और ये क्वेश्चन देखने हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी होती थी तो उनको मैं फ्लो चार्ट बना लेता था। जैसे कोई टॉपिक मेटलर्जी लिया केमिस्ट्री में, तो उसके फ्लो चार्ट में डिवाइड कर लिया, उनको लिखता नहीं था, बस ये लिख देता था मेन पार्ट में क्या है, और जब वो याद रहता था तो इसका हम लोग लॉन्ग आंसर भी बना सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, रिवीजन का मेरा क्राइटेरिया था। अच्छा केशव, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन कुछ एक पर्सनल सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो पर्सनल भी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन सवालों के जवाब से जो कम से कम हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स बतौर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ फायदा होगा। केशव, एक होनहार विद्यार्थी एक कॉन्फिडेंट विद्यार्थी भी होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। कहीं बातचीत करने में घबराहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती। क्या आप शुरू से इतने कॉन्फिडेंट रहे, या फिर आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो पढ़ने में तो अच्छे हैं, होनहार हैं, बट कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, कहीं बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं? आप एक एडवाइस ऐसा देना चाहेंगे उनको, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या आप शुरू से कॉन्फिडेंट रहे हैं? ये स्टार्टिंग में मुझे भी हिचकिचाहट होती थी कि बात करने में, मुझे जाना है, किसी से बोलना है, वो नहीं हो पाता था। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे एक फर्स्ट ईयर में सर मिले, इंग्लिश के मेरे सर थे, उन्होंने बताया कि अगर तुमको ये दूर करना है तो तुम अपने घर में एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जो बोलना है वो बोलते चले जाओ उसको देखते हुए। मैंने उसको 2-3 दिन फॉलो किया तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिनको हिचकिचाहट होती है वो ऐसा करके देखें, तो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ उनकी भी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। अच्छा केशव, आपकी हॉबी क्या है? आप क्या ज्यादा करना पसंद करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अतिरिक्त, पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है आपको? जी मुझे पढ़ाई के अलावा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। मेरा बस वही एक शौक था, मुझे क्रिकेट खेलना है, बस मैं क्रिकेट से ही जुड़ा रहता हूँ जब भी रहता हूँ। अच्छा, आगे टारगेट क्या है आपका? क्या करना है फ्यूचर में? कुछ सोचा है आपने? तैयारी करनी है मुझे, मैं उसके तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपसे और एक आखिरी सवाल शायद मेरा होगा वो ये कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया ड्यूरिंग एग्जाम्स? अगर बात करें, कई दफ़े ऐसा होता है जब एग्ज़ाम का रूटीन आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है,
उस दौरान हम सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पढ़ी लिखी चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम का स्केड्यूल आया और 10 दिन के बाद मेरी परीक्षा है और मेरी पढ़ी हुई चीज़ें मैं आधे से ज़्यादा भूल चुकी हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और चीज़ें याद रहें, एक कहते हैं कि एक ट्रिक्स होना चाहिए, क्या ट्रिक्स आपने अपनाया और आप क्या ट्रिक्स बतौर एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्टिंग से शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, जो वहाँ संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, संस्कार जो दिए जाते हैं, तो उन्हीं संस्कारों को मैं आगे बढ़ते रह चला गया। वहाँ मेरे पापा भी टीचर हैं, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि जब भी एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई सवाल ना आ रहा हो, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है और उसमें क्या करना है, एक सांस लेनी है, लंबी सांस खींचनी है और थोड़ा मनन चिंतन करना है कि मुझे लिखना क्या, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सोचना है कि क्या लिख सकता हूँ मैं उससे। तो वो कहते चले जाएं। अगर मान लीजिए हमारा कल पेपर है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब आपने तैयार किया है, आपको पता है कि मैंने सब पढ़ लिया है, मैं कर सकता हूँ, तो आप अपने इच्छा शक्ति पर विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और दृढ़ संकल्प रहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं होगा पेपर में आप कुछ भूलें या कुछ भी हो। अगर आप कुछ भूलते हैं तो आप, जो मैंने बताया कि आप लंबी गहरी सांस लीजिए, कुछ सोचिए थोड़ी देर तक, तो आपको पक्का याद आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, उसके क्या है, तो याद हो जाएगा आपको। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी केशव, आपने जो पढ़ाई की होगी, जब आप पढ़ रहे हैं अभी भी एक टाइम टेबल फॉलो करते होंगे आप पढ़ाई का या फिर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का? जैसे 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया, कुछ इस तरीके से कोई टाइम टेबल आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने बताया, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाता हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ाई करनी है। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं उसको, मेरा मन करेगा तो मैं उसको पूरा पढ़ूंगा। ये नहीं कि अब टाइम टेबल में मेरा ये रहता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अब मैं चाहे मॉर्निंग में 4 घंटे लूं, चाहे वो इवनिंग में 4 घंटे लूं। उससे पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते थे आप या फिर 1-2 सब्जेक्ट्स पर ही फोकस रहता था आपका? सब सब्जेक्ट कवर हो जाते थे। 4 घंटा है तो आधे घंटे सारे सब्जेक्ट को दे दिए, या फिर जो ज्यादा कमजोर पार्ट है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, कुछ ऐसा? मॉर्निंग में मैंने 2 या 3 घंटे निकाले, इवनिंग में 6 घंटे निकाले, तो 9 घंटे हुए। इन 9 घंटों में मुझे अब होमवर्क दिया जाता है, स्कूल में जो काम दिया जाता है उनमें 2 घंटे ले लेते हैं, तो बचे मेरे पास 6 या 7 घंटे। उनमें डिवाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे 2 घंटे में अगर केमिस्ट्री दे रहा हूँ, तो उसके आगे जो हिंदी इंग्लिश है उनको भी मैं रोज देखूंगा, भले आधे घंटा देता हूँ उसको देखना जरूर है, क्योंकि अगर छूट जाता, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो बढ़ता ही जाएगा। अब हिंदी नहीं ध्यान देंगे तो आपका हिंदी का कोर्स बढ़ता रहेगा कि अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आखिर में तो आप उसमें घबराएंगे ही कि एक साथ पढ़ना पड़ेगा, बर्डन आएगा, तो आप सोचेंगे कि अब ये करना है, वो करना है, तो ये दिक्कत करेगा। जब सफलता के इस मंच से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? शुरू में आपने एक एडवाइस दी, बहुत अच्छा लगा, बीच बीच में भी आप एडवाइस दे रहे थे, लगातार प्रयासरत रहने की, निडर रहने की, अच्छा लगा। आपके शब्द पे जितने कमांड हैं, आप जितने कॉन्फिडेंट हैं, उतने अच्छे और उतने होनहार स्टूडेंट भी हैं। लेकिन एक आखिरी एडवाइस, एक आखिरी टिप्स मैं आपसे जानना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं पहली बार जो बच्चे जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और आप निडर होके बस पेपर देने जाइए। आप अगर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कोई भी समुदाय का हो, तो आप उन पर विश्वास रखिए, आप अपना कर्म करते रहिए, आपको फल की प्राप्ति तो जरूर ही होगी। बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें साझा करने के लिए, इतने बेहतरीन टिप्स के लिए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, अगर वो ही आपके मार्गदर्शक बन जाएं, यानी वो ही अगर आपको रास्ता दिखाने लगे, तो जाहिर है कि इन ऊंचाइयों को छूना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऐसे ही हम रोज उन्हीं स्टूडेंट्स को आपके सामने लेकर हाजिर होते रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको आगे की राह दिखा रहे हैं, और यही हमारा मकसद भी है। कल फिर हाजिर
हाजिर होंगे इसी समय 6 बजे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक नए टॉपर के साथ, एक नए होनहार स्टूडेंट के साथ। और उम्मीद करते हैं आप जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, वो भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम स्टूडेंट्स का भी। नमस्कार।